मुझे जो कहानीकार मिला है उसका नाम है राजेंद्र यादव। बहुत ही शानदार और बहुत शानदार ढंग से उन्होंने बहुत सारी कहानियों को लिखा है। उनकी एक कहानी है, नाम है जहां लक्ष्मी कैद है। अरे क्या सोचने लगे आप लोग, जरा ठहरिए। ये कहानी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के बारे में नहीं, लक्ष्मी नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी कैद से छूटना चाहती है। इन दो नामों में ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है, जैसा कि कुछ क्षण के लिए गोविंद को हो गया था। तो हम सुनते हैं कहानी को। एकदम घबराकर जब गोविंद की आंखें खुली तो वो पसीने से तर था और उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं अचानक उसका धड़कना बंद ना हो जाए। अंधेरे में उसने 5-6 बार पलकें झपकाई। पहली बार तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ है, कैसा है। एकदम दिशा और स्थान का ज्ञान वो भूल गया। जब पास के हॉल की घड़ी ने एक घंटा बजाया तो उसकी समझ में ही न आया कि वो घड़ी कहाँ है, वो स्वयं कहाँ है और घंटा कहाँ बज रहा है। फिर धीरे धीरे उसे ध्यान आया। उसने जोर से अपने गले का पसीना पोंछा और उसे लगा उसके दिमाग में फिर वही खट खट गूंज उठी जो अभी भी गूंज रही है। मालूम नहीं सपने में या सचमुच ही ये गोविंद को ऐसा क्यों लगा, जैसे किसी ने किवाड़ पर 3-4 बार खट खट की हो और बहुत गिड़गिड़ा कर कहा हो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। और ये आवाज कुछ ऐसे रहस्यमय ढंग से आकर उसकी चेतना को कोंचने लगी कि वो बौखला कर जाग उठा। सचमुच ही वो किसी की आवाज थी या महज उसका भ्रम। फिर उसे धीरे धीरे याद आया, ये भ्रम ही था और ये लक्ष्मी के बारे में सोचता हुआ ऐसा अभिभूत सोया था कि वो स्वप्न में भी छाई रही। लेकिन वास्तव में ये आवाज कैसी विचित्र थी, कैसी साफ थी। उसने कई बार सुना था कि अमुक स्त्री या पुरुष से स्वप्न में आकर कोई कहता था, मुझे निकालो, मुझे निकालो। फिर वो धीरे धीरे स्थान की बात भी बताने लगता और वहाँ खुदवाने पर कढ़ाई या हांडी में भरे सोने चांदी के सिक्के या माया उसे मिली और वो देखते देखते मालामाल हो गया। ऐसा भी होता है बहुत बार कि कोई व्यक्ति उस चीज को जब बाहर निकालता है तो उसमें कोड़ियाँ, कोयले, मरे हुए सांप आदि निकलते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उस व्यक्ति को कोढ़ फूट आता है या घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही कुछ धरती के नीचे लक्ष्मी तो मुझे पुकार नहीं रही है, क्या मालूम कोई गड़ा खजाना हो। वो बड़ी देर तक सोचता रहा। उसके दिमाग में फिर लक्ष्मी का किस्सा साकार होने लगा और वो सोचता रहा। दूर कहीं दूसरे घड़ियाल में फिर वही 1 घंटा बजाया। गोविंद से अब नहीं रहा गया। रजाई को चारों तरफ बंद रखे हुए बड़े संभाल कर उसने कोहनी तक हाथ निकाला। लेटे लेटे अलमारी के खाने से किताब कॉपियों की बगल में से उसने अधजली मोमबत्ती निकाली और वहीं कहीं से खोज कर दिया सलाई निकाली और आधा उठकर, ताकि जाड़े में दूसरा हाथ पूरा ना निकालना पड़े, उसने 2-3 बार घिस कर दिया सलाई जलाई, मोमबत्ती रोशन की और पिघले मोम की बूंद टपका कर उसे दवात के ढक्कन के ऊपर जमा दिया। धीरे धीरे हिलती रोशनी में उसने देख लिया कि पूरे किवाड़ बंद है और दरवाजे के सामने वाली दीवार में बने जाली लगे रोशनदान के ऊपर दूसरी मंजिल से हल्की हल्की जो रोशनी आती है वो बुझ चुकी है। सब कुछ शांत हो चुका है। बिजली का स्विच यद्यपि उसके तख्त के ऊपर ही लगा था, लेकिन एक तो जाड़े में रजाई समेत या रजाई छोड़कर खड़े होने का आलस्य, दूसरा लाला रूपाराम का डर। सुबह ही कहेगा, गोविंद बाबू बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है आजकल, जिसका सीधा सा अर्थ होता है बड़ी बिजली खर्च कर रहे हो।
फिर उसने चुपके से, जैसे कोई उसे देख रहा हो, तकिए के नीचे से रजाई के भीतर ही भीतर हाथ बढ़ाकर वो पत्रिका निकाल ली और गर्दन के पास से हाथ निकालकर उसके 47वें पन्ने को 20वीं बार खोलकर बड़ी देर घूरता रहा। 1 बजे की पठानकोट एक्सप्रेस जब दहाड़ती हुई गुजर रही थी तो उसे होश आया। 47 और 48 जो पन्ने उसके सामने खुले थे, उनमें जगह जगह नीली स्याही से कुछ पंक्तियों के नीचे लाइनें खींची गई थी। यही नहीं, उस पन्ने का कोना मोड़कर उन्हीं लाइनों की तरफ विशेष रूप से ध्यान खींचा गया था। अब तक गोविंद उन या उनके आसपास की लाइनों को 20 बार से अधिक घूर चुका था। उसने संकित निगाहों से इधर उधर देखा और फिर एक बार उन पंक्तियों को पढ़ा। जितनी बार वो उन्हें पढ़ता, उसका दिल एक अनजान आनंद के बोझ से धड़क कर डूबने लगता और दिमाग उसी तरह भन्ना उठता जैसे उस समय भन्ना आया था जब ये पत्रिका उसे मिली थी। यद्यपि इस बीच उसकी मानसिक दशा कई विकट स्थितियों से गुजर चुकी थी, फिर भी वो बड़ी देर तक काली स्याही से छपे कहानी के अक्षरों को स्थिर निगाहों से घूरता रहा। धीरे धीरे उसे लगा कि ये अक्षरों की पंक्ति एक ऐसी खिड़की की जाली है जिसके पीछे बिखरे बालों वाली एक निरीह लड़की का चेहरा झांक रहा है। फिर उसके दिमाग में बचपन की सुनी कहानी साकार होने लगी। शिकार खेलने में साथियों का साथ छूट जाने पर भटकता हुआ एक राजकुमार अपने थके मांदे घोड़े पर बिल्कुल वीराने में समुद्र के किनारे बने एक विशाल सुनसान किले के नीचे जा पहुंचा। वहां ऊपर खिड़की में उसे एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी बैठी दिखाई दी, जिसे एक राक्षस ने आकर वहां कैद कर लिया था। छोटे से छोटे विवरण के साथ खिड़की में बैठी राजकुमारी की तस्वीर गोविंद की आंखों के आगे स्पष्ट और मूर्त हो गई और उसे लगा जैसे वही राजकुमारी उन रेखांकित छपी लाइनों के पीछे से झांक रही है। उसके गालों पर आंसुओं की लकीर सूख गई है, उसके होठ पपड़ा गए हैं, चेहरा मुरझा गया है और रेशमी बाल मकड़ी के जाल जैसे लगते हैं, जैसे उसके पूरे शरीर से एक आवाज निकलती हो, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। गोविंद के मन में उस अनजान राजकुमारी को छुड़ाने के लिए जैसे रह रह कर कोई कुरेदने लगा। एक आध बार तो उसकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि अपने भीतर रह रह कर कुछ करने की उत्तेजना को वो अपने तख्त और कोठरी की दीवार के बीच में बची 2 फीट चौड़ी गली में घूम घूम कर दूर कर दे। तो क्या सचमुच लक्ष्मी ने ये सब उसी के लिए लिखा है? लेकिन उसने तो लक्ष्मी को देखा तक नहीं। अगर अपनी अपनी अगर अपनी कल्पना में किसी जवान लड़की का चेहरा लाए भी तो वो आखिर कैसी हो? कुछ और भी बातें थी। वो लक्ष्मी के रूप में एक सुंदर लड़की के चेहरे को कल्पना करते करते डरता था। उसकी ठीक शक्ल, सूरत और उम्र भी उसे मालूम नहीं थी। गोविंद ये अच्छी तरह जानता था, ये सब उसी के लिए लिखा गया है। ये लाइनें खींचकर उसी का ध्यान आकृष्ट किया गया है। फिर भी वो अप्रत्याशित बात पर विश्वास नहीं कर पाता था। वो अपने को इस लायक भी नहीं समझता था कि कोई लड़की इस तरह उसे संकेत करेगी। यूं शहरों के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन ये सोचा भी नहीं था कि गांव से इंटर पास करके शहर आने के 1 हफ्ते में ही उसके सामने एक सौभाग्यशाली बात आ जाएगी। वो जब जब इन पंक्तियों को पढ़ता तब तब उसका सिर इस तरह चकराने लगता जैसे किसी 10 मंजिले मकान से नीचे झांक रहा है। जब उसने पहले ये पंक्तियां देखी तो इस तरह उछल पड़ा जैसे हाथ में अंगारा आ गया हो। बात ये हुई कि वो चक्की वाले हॉल में ईंटों के तख्त जैसे बने चबूतरे पर बड़ी पुरानी काठ की संदूकची के ऊपर लंबा पतला रजिस्टर खोले दिन भर का हिसाब किताब मिला रहा था। तभी लाला रूपाराम का सबसे छोटा 9-10 साल का लड़का राम स्वरूप उसके पास आ खड़ा हुआ। ये लड़का एक फटे पुराने से चेस्टर, जो निश्चित ही किसी बड़े भाई के चेस्टर को कटवाकर बनवाया गया हो,
जेबों में दोनों हाथों को ठूंसे पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। गोविंद जब पहले ही दिन आया था और हिसाब कर रहा था, तभी ये लड़का भी आ खड़ा हुआ था। और उस दिन लाला रूपाराम भी थे। इसलिए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो उनके सुपुत्र में भी काफ़ी रुचि रखता है, उसने उससे नियमानुसार नाम, उम्र और स्कूल क्लास इत्यादि पूछे। नाम राम स्वरूप, उम्र 9 साल, चुंगी प्राइमरी स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ता था। फिर तो सुबह शाम गोविंद उसे चेस्टर की छाया से ही जानने लगा। शक्ल देखने की जरूरत ही नहीं होती थी। चेस्टर के नीचे नेकर पहने होने के कारण उसकी पतली टांगे खुली रहती और वो पाँव में बड़े पुराने किरमिच के जूते पहने रहता, जिसकी फटी निकली जीभों को देखकर उसे हमेशा दूम कटे कुत्ते की पूंछ का ध्यान आता था। थोड़ी देर उसका लिखना ताकते रहकर लड़के ने चेस्टर के बटनों के कसाव और छाती के बीच में रखी पत्रिका निकालकर उसके सामने रख दी और बोला, मुंशी जी, लक्ष्मी जी ने कहा है हमें कुछ और पढ़ने को दीजिएगा। अच्छा, कल देंगे, मन ही मन भन्नाकर उसने कहा। यहाँ आकर उसे जो मुंशी का नाम का नया खिताब मिला, उसे सुनकर उसकी आत्मा खाक हो जाती है। मुंशी नाम के साथ जो एक कान पर कलम लगाए, गोल मैली टोपी, पुराना कोट पहने, मुड़े तुड़े आदमी की तस्वीर सामने आती है, उसे 20-22 साल का युवक गोविंद संभाल नहीं पाता। लाला रूपाराम उसी के गांव के हैं। शायद उसके पिता के साथ 2-3 जमात पढ़े भी थे। शहर आते ही आत्मनिर्भर होकर वो अपनी पढ़ाई चला सकने के लिए किसी ट्यूशन इत्यादि या छोटे पार्ट टाइम काम के लिए लाला रूपाराम से भी वो मिला, तो उन्होंने अत्यंत उत्साह से उसके मृत बाप को याद करके कहा, भैया तुम तो अपने ही बच्चे हो, जरा हमारी चक्की का हिसाब किताब घंटे आध घंटे देख लिया करो और मजे में चक्की के पास जो कोठरी है उसमें पड़े रहो। अपना पढ़ो, हमारा भी पढ़वाओ, आटे की तो यहाँ कोई कमी नहीं है। और अत्यंत कृतज्ञता से गदगद वो उनकी कोठरी में आ गया और पहली रात हिसाब लिखने का ढंग समझाते हुए लाला रूपाराम मोतियाबिंद वाले चश्मे के छोटे मोटे कांचों के पीछे से मोर पंखी के चंदेवों सी दिखती आंखों और मोटे होठों से मुस्कुराते उसका सम्मान बढ़ाने को मुंशी जी कह बैठे तो वो चौंक गया। लेकिन उसने निश्चय किया कि यहाँ जम जाने के बाद वो विनम्रता से इस शब्द का विरोध करेगा। राम स्वरूप से मुंशी जी नाम सुनकर उसकी भौहें तन गई, इसीलिए उसने उपेक्षा से उत्तर दिया, कल जरूर दीजिएगा। राम स्वरूप ने फिर अनुरोध किया, हाँ भाई जरूर देंगे। उसने दांत पीस कर कहा, लेकिन चुप ही रहा। वो अक्सर लक्ष्मी का नाम सुनता था, हालांकि उसकी कोठरी बिल्कुल सड़क की तरफ अलग ही पड़ती थी, लेकिन उसमें पीछे की तरफ जो एक जालीदार छोटा सा रोशनदान था, वो घर के भीतर नीचे की मंजिल के चौक में खुलता था। लाला रूपाराम का परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता था और नीचे सामने की तरफ पंचक्की थी। पीछे कई तरह की चीज़ों का स्टोर रूम था। इस लक्ष्मी नाम के प्रति उसे उत्सुकता और रुचि इसलिए भी बहुत थी कि चाहे कोठरी में हो या बाहर, पंचक्की के हॉल में हो या कहीं, हर 5वें मिनट पर उसका नाम विभिन्न रूपों में सुनाई देता। लक्ष्मी बीबी ने ये कहा है। रुपये लक्ष्मी बीबी के पास हैं, चाबी लक्ष्मी बीबी को दे देना, ठीक है। और उसके जवाब में जो एक पतली तीखी अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई देती, उसे गोविंद पहचानने लगा। अनुमान से उसने समझ लिया कि यही लक्ष्मी की आवाज है, लेकिन स्वयं वो कैसी है, उसकी एक झलक देख पाने को उसका दिल कभी कभी बुरी तरह तड़प सा उठता। लेकिन पहले कुछ दिन उसे अपना प्रभाव जमाना था, इसलिए वो आंख उठाकर भी भीतर देखने की कोशिश नहीं करता।
मन ही मन उसने समझ लिया कि ये लक्ष्मी है, काफी महत्वपूर्ण है। दिक्कत ये थी कि भीतर कुछ दिखाई भी तो नहीं देता। सड़क के किनारे 3-4 दरवाजे वाले इस चक्की के हॉल के बाद एक 8-10 फीट लंबी गली थी, और तब फिर भीतर चौक था, और पहली मंजिल काफी ऊंची और मजबूत थी, और चौक के ऊपर लोहे का एक जाल पड़ा था। उस पर से ऊपर वाले लोग जब गुजरते तो लोहे की झंझनाहट से पहले तो उसका ध्यान हर बार उधर चला जाता। बच्चे तो कभी कभी इतनी जोर से उछल कूद मचाने लगते कि पूछो ही मत। यहाँ से तो जब तक किसी बहाने पूरी गली पार न की जाए कुछ भी दिखना असंभव था। चूंकि गुसलखाना और नल उसी चौक में थे, जिनकी वजह से नीचे प्राय सीलन और गीलापन रहता था, इसलिए सुबह चौक में जाते हुए अत्यंत सीधे लड़के की तरह निगाहें नीचे किए हुए भी वो ऊपर की स्थिति को भांपने का प्रयत्न करता था। ऊपर सिर उठाकर आंखें भर देख पाने की उसमें हिम्मत न थी। अपनी कोठरी का एकमात्र दरवाजा बंद करके तख्त पर चढ़कर मकड़ी के जाले और धूल से भरे जालीदार रोशनदान से झांक कर उसने वहां की स्थिति को भी जानने की कोशिश की थी। लेकिन वो कमबख्त जाली कुछ इस ढंग से बनी थी कि उसके फोकस में पूरा सामने वाला छज्जा और एक आध फुट लोहे का जाल भर आता था। वहां कई बार उसे लगा जैसे दो छोटे छोटे तलवे गुजरे, बहुत कोशिश करने पर टखने दिखे। हाँ, है तो किसी लड़की के पैर। साथ में धोती का किनारा भी छलका। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और तख्त से उतरते हुए बड़े एक्टराना अंदाज में छाती पर हाथ मारा और बुदबुदाया, अरे लक्ष्मी जालिम, एक झलक तो दिखा देती। मुंशी जी, तुम तो देख रहे हो, लिखते क्यों नहीं? रामस्वरूप ने जब देखा कि गोविंद धीरे धीरे होल्डर का पिछला हिस्सा दांतों में ठोकता हुआ हिसाब की कॉपी में अपना कुछ घूर रहा है, तो पता नहीं कैसे ये बात उसकी समझ में आ गई कि वो जो कुछ सोच रहा है उसका संबंध इस हिसाब से नहीं है। उसने चौंक कर लड़के की तरफ देखा और चोरी पकड़ी जाने पर झेंप कर मुस्कुराया। तभी अचानक एक बात उसके दिमाग में कौंधी, ये लक्ष्मी रामस्वरूप की बहन ही तो है। जरूर इसका चेहरा इस राम स्वरूप से काफी मिलता जुलता होगा। इस बार उसने ध्यान से राम स्वरूप का चेहरा देखा, वो सुंदर है या नहीं। फिर अपनी बेवकूफी पर मुस्कुराकर एक अंगड़ाई ली और चारों तरफ ढीले हुए कंबल को फिर से चारों ओर कस लिया और अप्रत्याशित प्यार से बोला, अच्छा मुन्ना, कल सुबह दे देंगे किताब। उसकी इच्छा हुई कि वो लक्ष्मी के बारे में कुछ बात करे, लेकिन सामने ही चौकीदार और मिस्त्री सलीम काम कर रहे थे। असल में आज वो थक भी गया था। अचानक व्यस्त होकर बोला और जल्दी जल्दी हिसाब करने लगा। दुनिया भर की सिफारिशों के बाद उसका नाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर आ गया। वो ले लिए गए लड़कों में से एक हो गया। आते समय कुछ किताबें और कॉपियां भी खरीद लाया था। सो आज वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपनी कोठरी में लेटे और कुछ आगे पीछे की बातें, दुनिया भर की बातें सोचता हुआ वो सो जाए। सोचे लक्ष्मी कौन है, कैसी है, वो उसके बारे में किससे पूछे। कोई उसका हम उम्र और विश्वास का आदमी भी तो नहीं। किसी से पूछे और रूपाराम को पता चल जाए, लेकिन अभी ही तो तीसरा दिन हुआ है मुझे आए हुए। मन ही मन अपने पास रखी पत्रिकाओं और कहानी की पुस्तकों की गिनती करते हुए वो सोचने लगा कि इस बार उसे कौन सी किताब उसे देनी है। आगे जाकर जब काफी दिन हो जाएंगे तो वो चुपचाप उसमें एक छोटा सा पत्र रख देगा जो किसी दोस्त के नाम लिखा गया होगा, या उसकी भाषा ऐसी होगी कि पकड़ में न आ सके, और भूल से पकड़ा भी गया तो आसानी से कह सकेगा। उसे तो ध्यान भी नहीं था कि ये पर्चा इसमें रखा है। 20 जवाब हैं। अपनी चालाकी बेवकूफ़ी की कल्पना पर वो मुस्कुराने लगा। जिसके विषय में वो इतना सब सोचता है वो उसी लक्ष्मी के पास से आई हुई पत्रिका है। उसने इसे अपने कोमल हाथों से छुआ होगा।
तकिए के नीचे सिरहाने पर ये किताब रही होगी। लेट कर पढ़ते हुए तो हो सकता है सोचते सोचते छाती पर रखकर सो भी गई होगी और उसका तन मन गुदगुदा उठा। क्या लक्ष्मी उसके विषय में बिल्कुल ही न सोचती होगी? हिसाब लिखने की व्यस्तता में उसने गर्दन मोड़कर एक हाथ से पत्रिका के पन्ने पलटने शुरू किए और एक कोना मुड़े पन्ने पर अचानक उसका हाथ ठिठक गया। ये किसने मोड़ा है? 1 मिनट में हजारों बातें उसके दिमाग में चक्कर लगा गई। उसने पत्रिका उठाकर हिसाब की कॉपी पर रख ली और मुड़ा पन्ना पूरा खुला हुआ था। छपे पन्ने पर जगह जगह नीली स्याही से निशान देखकर वो चौंक पड़ा। ये किसने लगाए हैं? उसे खूब अच्छी तरह से ध्यान है, ये पहले नहीं थे। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूं, उसने एक नीली लाइन के ऊपर पढ़ा। अरे ये क्या चक्कर है? वो एकदम जैसे बोखला उठा। उसने फौरन ही सामने बैठे मिस्त्री और सलीम और दिलावर सिंह को देखा। वे अपने ही काम में व्यस्त थे। उसकी निगाहें अपने आप दूसरी लाइन पर फिसल गई। मुझे यहां से भगा ले चलो। अरे मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। और गोविंद इतना घबरा गया कि उसने फट से पत्रिका बंद कर दी। शंका से इधर उधर देखा, किसी ने ताड़ तो नहीं लिया है। उसके माथे पर पसीना उभर आया। दिल चक्की के मोटर की तरह चलने लगा। पत्रिका के उन पन्नों के बीच में ही उंगली रखे हुए उसने उसे घुटनों के नीचे छिपा लिया। कहीं दूर से रंग बिरंगी कवर की तस्वीर को देखकर वो कमबख्त चौकीदार ही न मांग बैठे। उन पंक्तियों को एक बार फिर देखने की दुर्निवार इच्छा उसके मन में हो रही थी, लेकिन जैसे हिम्मत न पड़ती। क्या सचमुच ये निशान लक्ष्मी ने ही लगाए हैं? कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया है? लेकिन मजाक उससे कौन करेगा? क्यों करेगा? ऐसा उसका कोई जान पहचान वाला नहीं है यहाँ की 3 दिन में ही ऐसी हिम्मत कर डाले। उसने फिर पत्रिका निकालकर पूरी उलट पुलट डाली। आगे पीछे सब और देखा, नहीं, निशान वही है, बस वही। वो उन 3 लाइनों को फिर एक साथ पढ़ गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में हवाई जहाज बनना उठाओ। गोविंद का दिमाग चकरा रहा था, दिल धड़क रहा था और जो हिसाब वो लिख रहा था वो तो जैसे एकदम भूल गया। उसने कलम के पिछले हिस्से से कान के ऊपर खुजलाया, खूब आंखें गड़ाकर जमा और खर्च के खानों को देखने की कोशिश की, लेकिन बस नस नस में सन सन करती कोई चीज दौड़े जा रही थी। लक्ष्मी, लक्ष्मी रह रहकर उसमें से आवाज निकल रही थी। उसे लगा उसका दिल फट जाएगा और आतिशबाजी के अनार की तरह दिमाग भी फट जाएगा। अब वो किससे पूछे ये सब निशान किसने लगाए हैं? क्या सचमुच लक्ष्मी ने? इस मधुर सत्य पर विश्वास नहीं होता। मैं चाहे तो उसे न देख पाया हूं, उसने तो जरूर ही मुझे देख लिया होगा। अरे ये लड़कियां बड़ी तेज होती है। गोविंद की इच्छा हुई अगर उसे उसी क्षण शीशा मिल जाए तो वो लक्ष्मी की आंखों से एक बार अपने को देखे, कैसा लगता है। लेकिन ये लक्ष्मी कौन है? विधवा है, कुमारी है, विवाहिता है या छोड़ी हुई है? क्या है, कैसी है? उसकी नस नस में एक प्रबल मरोड़ सी उठने लगी। वो अभी उठे और दौड़कर भीतर के आंगन की सीढ़ियों से धड़ाधड़ चढ़ता हुआ ऊपर जा पहुंचे। लक्ष्मी जहां भी जिस कमरे में बैठी हो उसके दोनों कंधे झकझोर कर पूछे, लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये तुमने लिखा है? तुम नहीं जानती लक्ष्मी, मैं कितना अभागा हूं। मैं कतई इस सौभाग्य के लायक नहीं हूं। और सचमुच इस अप्रत्याशित सौभाग्य से गोविंद का हृदय इस तरह
पसीज उठा कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। डोरी से लटकते हुए बल्ब को अपलक देखता हुआ वो अपने अतीत और भविष्य की गहराइयों से उतरता चला गया। फिर उसने धीरे से अपने कोरों में भरी आंसुओं को अंगुली पर लेकर इस तरह झटक दिया जैसे देवता पर कोई चंदन चढ़ा रहा हो। उसका ढीला पड़ा हाथ अब भी पत्रिका के पन्नों को पकड़े था। एक बार फिर उन पंक्तियों को देखा उसने। मान लो लक्ष्मी उसके साथ भाग जाए, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वे लोग? कैसे रहेंगे? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? और बाद में पकड़ लिए गए तो? लेकिन ये आखिर ये लक्ष्मी है कौन? लक्ष्मी के बारे में प्रश्नों का एक झुंड उसके दिमाग पर टूट पड़ा, जैसे शिकारी कुत्तों का बाड़ा खोल दिया गया हो और एक के बाद एक सिर पर कोई हथौड़े की चोट कर रहा हो, बड़ी निर्ममता और क्रूरता से, जैसे छत पर से अचानक गिर पड़ने वाले आदमी के सामने सारी दुनिया एक झटके के साथ एक क्षण में चक्कर लगा जाती है। उसी तरह उसके सामने सैकड़ों हजारों चीजें एक साथ चमक कर गायब हो गई। ईंटों के ऊंचे चौकोर तख्त नुमा चबूतरे पर पुरानी छोटी सी संदूकची के आगे बैठा गोविंद हिसाब लिख रहा था। अभी हिसाब न मिलने के कारण जो कच्चे पुर्जे इधर उधर बिखरे थे वे सब यूं ही बिखर रहे थे। उसने खुले लेजर रजिस्टर पर दोनों कोहनियां टिका दी और हथेलियों से आंखें बंद कर ली। कनपट्टी के पास की नसें चटक रही थी। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं, सिनेमा उपन्यासों में भी नहीं देखा पड़ा। सचमुच इन निशानों का क्या मतलब है? क्या लक्ष्मी ने ही ये लाइनें खींची है? हो सकता है किसी बच्चे ने ही खींच दी हो। इस संभावनाओं में थोड़ा चौंक कर गोविंद ने फिर पन्ना खोला। नहीं, बच्चा बच्चा ये सब नहीं कर सकता। बच्चा क्या सिर्फ इन्हीं लाइनों के नीचे निशान लगाता है? और लकीरें इतनी सीधी और साधी हुई है कि किसी बच्चे की हो ही नहीं सकती। किसी ने उसे व्यर्थ परेशान करने को तो निशान नहीं लगा दिए हैं। हो सकता है कि वो उसने किया हो, या हो सकता है कि वो लक्ष्मी बहुत चुहलबाज हो और जरा छकाने को उसी ने ही सब किया हो। यद्यपि गोविंद इस तरह आंखें बंद किए हुए सोच रहा था, लेकिन उसके मन ही मन एक डर था कि मिस्त्री और दरबान उसे देखकर कुछ समझ न जाए। सबसे बड़ा डर उसे लाला रूपाराम का था। अभी रुई भरी शक्कर पारों वाली सिलाई की मेली सी पूरी बाहों की मिर्जई पहने, उस पर मैली चिकट युगों पुरानी अंडी लपेटे धीरे धीरे हाँफते हुए बैंत टेकते बड़े कष्ट से सीढ़ियां उतर कर वे आएंगे। अचानक बैत की खटखट से चौंक कर उसने जो आंखों के आगे से हाथ हटाए तो देखा सच ही लाला रूपाराम चले आ रहे हैं। अरे कमबख्त, याद करते ही आ पहुंचा। बैठे हुए देख तो नहीं लिया इसने। उसने झट पत्रिका को घुटनों के नीचे और अंदर तक सरका लिया और सामने फैले पुर्जों पर आंखें टिकाकर व्यस्त हो उठा। मिस्त्री और चौकीदार की खुसर फुसर भी बंद हो गई। गली सी पार करके लाला रूपाराम ने प्रवेश किया। जब लाला रूपाराम पास आ गए तो उनसे उनके सम्मान में चेहरे पर चिकनाई वाली मुस्कान लाकर उनकी ओर देखते हुए स्वागत किया। ईंटों के चबूतरे पर लगभग 200 शाई के दाग और छेद वाली दरी पर राम स्वरूप ने उनसे सट कर खड़े होने से एक मोटी सी सिकुड़न पड़ गई थी। उसे हाथ से ठीक करके उसने कहा, लाला जी यहाँ बैठिए। लाला जी ने हाँफते हुए बिना बोले ही इशारा कर दिया कि वे ठीक हैं और वे टीन की कुर्सी पर उसकी ओर मुंह करके बैठ गए और हाँफते रहे। असल में उन्हें सांस की बीमारी थी और वे हमेशा प्यासे कुत्ते की तरह हाँफते रहते थे। उनके यहाँ बैठने से एक बार तो गोविंद कांप उठा। कहीं कमबख्त को पता तो नहीं चल गया, कुछ पूछने ताछने न आया हो। हालांकि लाला रूपाराम इस समय खा पीकर एक बार चक्कर जरूर लगाते थे, लेकिन उसे विश्वास हो गया
कि हो ना हो बूढ़ा ताड़ गया है। उसका दिल धसक चला। रूपाराम अभी हाँप रहे थे। गोविंद सिर झुकाए हिसाब किताब जोड़ता रहा। आखिर स्थिति को संभालने की दृष्टि से उसने कहा, लाला जी, आज मेरा नाम आ गया है कॉलेज में। अच्छा? बहुत अच्छा। और एक हाथ से डंडे को धरती पर टेके, दूसरे हाथ में कलाई तक गौमुखी बंधी थी, जिनके भीतर अंगुलियां चला चला कर राम नाम की माला घुमा रहे थे, और उनका वो हाथ टोंटा सा लग रहा था। वातावरण का बोझ बढ़ता ही चला गया कि एक घटना हो गई। उन्होंने सांस इकट्ठी करके कुछ बोलने को मुंह खोला ही था कि भीतर आंगन का टट्टर यानी लोहे का जाल भयंकर रूप से झंझना उठा, जैसे कोई बहुत ही भारी चीज ऊपर से फेंक दी गई हो, और फिर जोर से बजती हुई खनखनाती कछली जैसी चीज आ गिरी। छम! उसके पीछे चिमटा, संडासी, कटोरी, बाल्टी, चमचे, ऐसा लगा जैसे घर का सारा सामान ट्रैक्टर पर फेंका जा रहा है कोई, और पानी और छोटी मोटी चीजें नीचे गिर रही है। उसके साथ कुछ ऐसा कोलाहल और कोहराम भीतर सुनाई दिया जैसे आग लग गई हो। गोविंद झटक कर सीधा खड़ा हो गया। कहीं सचमुच आग वाग तो नहीं लग गई है? उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से चौंक कर लाला की तरफ देखा और आश्चर्य से अवाक रह गया। लाला परेशान जरूर दिखाई देता था, लेकिन कोई भयंकर घटना हो गई हो और उसे दौड़कर जाना चाहिए, ऐसी कोई बात उसके चेहरे पर नहीं थी। मिस्त्री और चौकीदार दोनों बड़े दबे व्यंग से एक दूसरे की ओर देखते मुस्कुराते लाला की ओर निगाहें फेंक रहे थे। किसी को भी कोई खास चिंता ही नहीं थी। भीतर कोलाहल बढ़ रहा था, चीजें फिंक रही थी और ट्रैक्टर की खड़खड़ाहट घनघनाहट गूंजती जा रही थी। आखिर हो क्या रहा है? उत्तेजना से उसकी पसलियां तड़कने को आ गई। वो लाला से ये पूछने ही वाला था कि क्या है, तभी बड़े कष्ट से हाथ की लकड़ी पर सारा जोर देकर वो उठ खड़े हुए और घिसटते से जहां से आए थे उसी गली में चले गए, और जाते हुए पलट कर धीरे से उन्होंने किवाड़ को भी बंद कर दिया। मिस्त्री और चौकीदार ने मुक्त होकर बदन ढीला किया और एक दूसरे की ओर मुस्कुरा कर देखा, खंखारा भी किया और फिर एक बार खुलकर मुस्कुराए। लाला का पीछा करती गोविंद की निगाहें जब उन लोगों की ओर मुड़ गई और जब उससे नहीं रह गया तो वो खड़ा हो गया। मुर्गी के पंखों की तरह कंबल को बाहों पर फड़फड़ा कर उसने लपेटा और उस पत्रिका को देखता हुआ चबूतरे के नीचे उतर आया। थोड़ी देर यूं ही असमंजस में खड़ा रहा, फिर उस गलियारे के दरवाजे तक गया कि कुछ दिखाई सुनाई दे। कोलाहल में 4-5 आवाजें एक साथ किवाड़ की दरार से घुटी घुटी सुनाई दे रही थी। उसमें सबसे तेज आवाज वही थी जिसे उसने लक्ष्मी की आवाज समझ रखा था। हे भगवान, क्या हो गया? कोई कहीं से गिर पड़ा? आग लग गई? सांप बिच्छू तो किसी को काट नहीं लिया? लेकिन जिस तरह से लोग बैठे दिख रहे थे उससे तो ऐसा लगता था जैसे ये कोई खास बात नहीं है। ये कमबख्त किवाड़ क्यों बंद कर गया? इस वक्त ट्रैक्टर इस तरह धमाधम बज रहा था जैसे उस पर कोई तांडव नृत्य कर रहा हो। उस ऊंची चीखती महीन आवाज में वो नारी कंठ जिसे वो लक्ष्मी की आवाज समझता था, इतनी तेज और जोर से बोल रहा था कि लाख कोशिश करने पर भी वो कुछ नहीं समझ सका। परेशान क्यों हो रहे हो बाबूजी? चौकीदार की आवाज सुनकर वो एकदम सीधा खड़ा हो गया। मुस्कुराता हुआ वो कह रहा था, आज चंडी चेत रही है। उसकी इस बात पर मिस्त्री हंसा। गोविंद बुरी तरह झुंझला उठा। कोई इतनी बड़ी बात घटना हो रही है और ये बदमाश इस तरह मजा लूट रहे हैं। फिर भी वो अत्यंत चिंतित और उत्सुकतावश उधर मुड़ा। उसके और मिस्त्री के बीच में एक बरूसी, जिसको हम लोग बोरसी भी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध रूप बरूसी है,
उसके और मिस्त्री के बीच में एक बरूसी जल रही थी। जब कभी ध्यान आ जाता तो पास रखे कोयले, लकड़ी, जो कुछ भी मिलता कुछ डाल देता और कभी कभी हाथ या पांव उस दिशा में बढ़ाकर गर्मी सोखता। सलीम सिर झुकाए गर्म पानी की बाल्टी में ट्यूब डुबो डुबो कर उनके पंक्चर देखने में व्यस्त था। उसके आसपास 10-12 काले लाल ट्यूब, रबर की कतरने, कैंची, पैच, प्लास, सॉल्यूशन, चमड़े की पेटी और एक और टायर लटके 10-12 साइकिल के पहियों का ढेर। अपने इस सामान से उसने आधे से ज्यादा कमरा घेर लिया था। जब गोविंद उसके पास आया तो वो सिर झुकाए हंसता हुआ ट्यूब के पंक्चर को पकड़कर कान में लगी कॉपिंग पेंसिल को थूक से गीला करते हुए निशान लगाता हुआ जवाब दे रहा था। ये कहाँ जमादार साहब ने? फिर एक भों को जरा तिरछी करके बोला, लाला कुछ नामा ढीला करे तो उसकी लड़की पर जिनका साया है उसका इलाज तो हम अपनी मौलवी बदरुद्दीन साहब से मिनटों में करा दें। गोविंद का माथा ठनका। लाला की किसी लड़की पर क्या कोई देवी आती है? उसे अपने गांव की एक ब्राह्मणी विधवा तारा का एकदम ध्यान आया। उसे भी जब देवी आती थी तो घर के बर्तन उठा उठा कर फेंकती थी। उसका सारा बदन ऐंठने लगता था, मुंह से झाग आने लगते थे, गर्दन मरोड़ खाने लगती थी, आंखें और जीभ बाहर निकलने लगती थी। कौन लड़की है लाला की? कहीं लक्ष्मी तो नहीं? भगवान करे लक्ष्मी ना हो। उसका दिल आशंका से डूबने लगा। उसने सुना कोलाहल अब शांत हो गया और कहीं दूर से रह रहकर एक हल्की रोने की आवाज भर सुनाई देती थी। शायद किसी को दौरा वोरा आ गया हो। सब लोग अब निश्चिंत थे। गोविंद को सुनाकर चौकीदार बोला, नामा तुम भी यार मिस्त्री किसी दिन बेचारे बूढ़े का हार्ट फेल करवाओगे। और बेटा इन जिन का इलाज तुम्हारे मौलवी के पास नहीं है, समझे? ये तो हवा ही दूसरी है। आओ बाबूजी बैठो। चौकीदार ने बैठे बैठे स्टूल की तरफ इशारा किया। असल में वो गोविंद को बाबूजी जरूर कहता था, लेकिन उसका विशेष आदर नहीं करता था। क्यों? एक तो गोविंद कस्बे से आया था, उसे शहर में चौकीदारी करते नकद रूप से 20 साल हो चुके थे। दूसरे वो फौज में भी रहा था, तो उम्र, अनुभव, तहजीब सभी को वो अपने को गोविंद से ऊपर ही मानता था। लेकिन गोविंद को इस सब का ध्यान नहीं था। उसने स्टूल से टिककर जरा सहारा लेते हुए चिंतित स्वर में पूछा, क्यों भाई? ये शोरगुल क्या था? ये क्या हो रहा था? मिस्त्री ने सिर उठाकर उसे देखा और चौकीदार की मुस्कुराती नजरों से उसकी आंखें मिली। उसने अपनी खिचड़ी मूंछों पर हथेली फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बाबू, ऊपर कोई चीज किसी बच्चे ने गिरा दी होगी। मिस्त्री ने कहा, जमादार साहब झूठ क्यों बोलते हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते? अब इनसे क्या छिपा रहेगा? तो खुद क्यों नहीं बता देता? चौकीदार ने कहा और जेब से बीड़ी का बंडल निकाल लिया और कागज नोचकर आटे की लोई बनाने की तरह उसे ढीला किया। फिर एक बीड़ी निकालकर मिस्त्री की ओर फेंकी। दूसरी तरफ से उसने दोनों दिशाओं की ओर इधर उधर देखकर बीड़ी को फूंक मारी और जलाने के लिए किसी दहकते कोयले की तलाश में बरूसी में निगाहें इधर उधर घुमाते हुए उसने बात को जारी रखते हुए कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है? तू ही बता दे। इन दोनों की चहुल से गोविंद की झुंझुलाहट बढ़ रही थी। उसे लगा जरूर ही दाल में कुछ काला है जिसे ये लोग टाल रहे हैं। मिस्त्री जीभ निकाले पंक्चर के स्थान को रेगमाल से घिस रहा था। वो जब भी कोई काम एकाग्रचित से करता तो अपनी जीभ को निकालकर ऊपर के होठ की तरफ मोड़ लेता था। उसके चांद के बीच में उभरते गंज को देखकर गोविंद ने सोचा कि गंजापन तो रईसी की निशानी है, लेकिन ये कमबख्त तो आधी रात में यहाँ पंक्चर जोड़ रहा है। उसने उसी तरह सिर झुकाए कहा,
अब मैं बाबूजी को कैसे बताऊं, क्या बताऊं, क्या किस्सा बताऊं, इन ट्यूबों को देखूं या इनको किस्सा बताऊं। साले सड़कर हलवा हो गए हैं, पर कमीना बदलेगा नहीं, कंजूस कहीं का। मन तो होता है सबको उठाकर अभी इस अंगीठी में रख दूं, होगा जो होगा सुबह देखा जाएगा। ये इतनी ट्यूब है काहे की? काहे की ट्यूब है ये? गोविंद ने पूछा। हालत तो सचमुच इनकी बड़ी खराब हो रही है, आपको नहीं मालूम? इस बार काम छोड़कर मिस्त्री ने गौर से गोविंद को देखा। ये आपके लाला जी के जो 2 दर्जन रिक्शा चलते हैं ना, उनका कूड़ा है। ये तो होता ही नहीं, इतने रिक्शे हैं, रोज टूट फूट मरम्मत होती ही रहती है। हमेशा के लिए लगा ले एक मिस्त्री को, दिन भर उसमें ही लगा रहेगा और मेरी छुट्टी हो जाएगी। सो तो नहीं, ट्यूब टाइप मेरे सिर मंडे, बाकी टूट फूट ये मिस्त्री। सब बहुत कंजूस है सब। आप बाबूजी नए आए हैं? हाँ, 2-3 दिन ही तो हुए हैं, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, गोविंद ने कहा। उसके पेट में खलबलाहट मच रही थी, लेकिन वो नए सिरे से पूछने का सूत्र खोज रहा था। इसी क्षण मिस्त्री बोला, तभी तो आप ये सब पूछ रहे हैं, रात को इसका हिसाब रखते हैं ना? थोड़े दिनों में अपने फर्जंद को भी आपसे पढ़वाऊंगा। अपने फर्जंद शब्द से जो व्यंग उसने दिया, उससे खुद ही प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उसने चौकीदार को अपनी दी हुई बीड़ी सुलगाई। अबे, उन्हें ये सब क्या बताता है? वे तो उसके गांव से ही आए हैं, उन्हें सब मालूम है। नहीं, सचमुच मुझे कुछ नहीं मालूम, गोविंद ने जरा आश्वासन के स्वर में कहा। इन लाला के तो पिता ही यहाँ चले आए हैं, सो हम लोग तो कुछ पता नहीं रखते इनके बारे में। ये गांव छोड़े इनको काफी समय हो गया है। बताइए ना, क्या बात है? गोविंद ने आदरपूर्वक जरा खुशामद के लहजे में अपनी जिज्ञासाओं को जानने के लिए उनसे कहा। अजी कुछ नहीं, लाल की बड़ी लड़की जो है ना, उसे मिर्गी का दौरा आता है। कोई कहता है उसे हिस्टीरिया है, पर हमारा तो कयास है कि बाबूजी को दौरा वोरा नहीं, उस पर किसी आसेब का छाया है। उस बेचारी को तो कुछ होश रहता नहीं। विधवा है? जल्दी से बात काटकर गोविंद धक धक करते दिल से पूछ बैठा। हाय, लक्ष्मी ना हो? इस बार पुनः दोनों की निगाहों का आपस में टकराकर मुस्कुराना उससे छिपा न रहा। बीड़ी के लंबे कश के धुएं को लील कर इस बार चौकीदार जबरदस्ती गंभीर बनकर बोला, अजी इसने इसकी शादी ही कहाँ की है? नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? उसके मुंह से निकल गया, जैसे एकदम उसकी सारी शक्ति किसी ने सोख ली हो। जिज्ञासा और उत्तेजना से तना शरीर ढीला पड़ गया। तो सचमुच बाबूजी आप उनके घर के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं भाई, मैंने बताया ना, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन लक्ष्मी का किस्सा तो सारे शहर में मशहूर है। आप शायद नए आए हैं, यही वजह है कि आपको कुछ पता नहीं। अरे लो, ये भी कोई पूछने की बात है? इसमें छिपाना क्या है? यहाँ रहेंगे तो कभी ना कभी जान ही जाएंगे, तू ही बता दे। अच्छा तो फिर सुन लो यार, तुम भी क्या कहोगे? चौकीदार ने आनंद में आकर कहना शुरू किया। आप शायद जानते हैं, ये हमारा लाला शहर का मशहूर कंजूस और मशहूर रईस है। इनका एक भाई था जो इनके साथ में इस शहर में आया, और दोनों बहुत गरीब थे। और यहाँ आकर के इधर उधर हाथ पांव मारने के बाद जब इन्होंने देखा कि इनका जीवन स्तर में कुछ सुधार नहीं हो रखा है, तो बड़े भाई ने एक पंचक्की खोली। उसी समय इनके घर पर एक बिटिया हुई, उसका नाम था गौरी। जैसे ही गौरी पैदा हुई, उसके भाग्य से इनके बड़े भाई साहब की पोबारा हो गई।
और देखते देखते वो इस शहर के धनाढ्य व्यक्ति हो गए। और इनको देखकर अब इनके भी मन में ये ख्याल आया कि इनके भी घर में एक लड़की होनी चाहिए। तो इन्होंने बड़ी मिन्नतें करके पीर के मंदिर में जा जा करके इन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने इनकी सुन ली। इनके घर में एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई जिसका नाम लक्ष्मी रखा। और देखिए, लक्ष्मी के पैदा होते ही इनकी तो पोबारा हो गई, इनका जीवन स्तर सुधर गया, जगह जगह इनके व्यापार चलने लगे, पंचक्की मॉल, न जाने कितना पैसा इसने कमाया। कुछ समय के बाद इनके बड़े भाई साहब की बेटी गौरी का लफड़ा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। सबने कहा इसका चक्कर है। और ये बात जैसे ही बड़े भाई साहब को पता लगी तो बड़े भाई साहब ने उसकी शादी किसी के साथ कर दी। और कुछ समय बाद पता लगा कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। और देखते देखते बड़े भाई साहब का व्यापार डूब गया। और कुछ समय बाद इनके बड़े भाई साहब भी मर गए। जैसे ही लाला जी को ये बात पता लगी कि लड़की को घर से निकालते ही बड़े भाई साहब का भाग्य बदल गया, उन्होंने तय किया कि वो अपनी लक्ष्मी को घर से विदा नहीं करेंगे। और तब से लेकर अब तक लक्ष्मी को उन्होंने अपने घर में बांध के रखा, कैद करके रखा, स्कूल भी नहीं भेजते। और धीरे धीरे लक्ष्मी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, न जाने अब कौन सी उम्र में है, कोई कह नहीं सकता। तो क्या हुआ, लाला उसको ब्याह नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि जैसे ही लक्ष्मी उसके घर से निकलेगी उसका भाग्य भी बदल जाएगा। तो लक्ष्मी इस प्रकार से कैद है। मैं अपनी कहानी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।